तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज को जिसका नाम है द लास्ट ऑफ अस, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है HBO पर। इस सीरीज के अंदर टोटल 9 एपिसोड्स हैं और ये एक अमेरिकन पोस्ट एपोकलिप्टिक ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जो कि 2013 में आए गेम के ऊपर बेस्ड है जिसको नॉटी डॉग ने बनाया था। ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसके अंदर 9 एपिसोड्स हैं, तो आज की वीडियो के अंदर इसके पहले 5 एपिसोड्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा और कल की वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में बाकी के 4 एपिसोड्स को। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 9.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। जी हाँ, 9.1, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है। इसका सीजन 2 ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो उसको भी सुनने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए वीडियो पर और लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 1968 के टाइम को, एक रेडियो शो को जहां पर एक एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर न्यूमैन होते हैं जो कि फंगल पैरासाइट के बारे में बात कर रहे थे और फंगस के बारे में ये बता रहे होते हैं कि आने वाले फ्यूचर में वो फंगस मैनकाइंड के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है। हालांकि तब उनकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। और इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक मूवी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही जबरदस्त मूवी है, आजकल की मूवी जैसी नहीं बल्कि रियली इंटरेस्टिंग वन है। खैर अब कहानी 2003 बॉस्टन में आती है जहां पर हम देखते हैं जोल को अपनी बेटी सैरा और भाई टॉमी के साथ में। अब यहाँ पर आज उसका बर्थडे था तो वो सैरा से शाम को जल्दी आने का प्रॉमिस कर देता है और काम पर चला जाता है। और सैरा अपने डैड के लिए एक गिफ्ट रेडी करने के लिए उसकी पुरानी वॉच को ठीक कराने ले जाती है, जो कि ठीक होने के बाद में वो घर आ जाती है। अब शाम को जोल घर आता है लेकिन वो केक लाना भूल गया था, जिससे सैरा थोड़ी मायूस हो जाती है, लेकिन फिर वो उसे उसका गिफ्ट देती है जिससे वो बहुत खुश होता है। खैर अब वो और सैरा सोने जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद में उसको कॉल आता है कि टॉमी को छोटी मोटे क्राइम में अरेस्ट कर लिया गया है और अगर जोल ने आज बेल नहीं कराई तो उसको वीकेंड भर प्रिजन में रहना होगा, जिस वजह से वो सैरा को घर छोड़कर टॉमी को लेने चला जाता है। अब हम सैरा को देखते हैं जो कि सो रही थी, लेकिन तभी उसके घर पर नॉक होता है और वो अपनी नेबर के डॉग को देखती है और उसे वापस करने जाने लगती है, लेकिन तभी उसे उसके नेबर और बाकी कुछ लोग अजीब तरह से एनिमल्स की तरह बिहेव करते हुए दिखते हैं और वो एक दूसरे पर अटैक भी कर रहे थे और एक तरह से हम इनको ज़ॉम्बीज कह सकते हैं। वो लोग सैरा की ओर बढ़ने लगते हैं, वो भागती है और अब तक जोल और टॉमी वापस आ जाते हैं और वो तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शहर में ये जो भी इन्फेक्शन था वो बहुत तेजी से फैल चुका था और उसने बहुत से लोगों को इन्फेक्ट कर दिया था जो कि एक दूसरे पर ही अटैक कर रहे थे और बहुत सारी जगहें तो मिलिट्री की ऑर्डर पर सील कर दी गई थी। अब उन तीनों की कार एक जगह जाकर क्रैश हो जाती है और वो पैदल ही भागते हैं और टॉमी उनसे अलग हो जाता है। खैर अब सैरा और जोल को एक सोल्जर रोकता है, लेकिन वो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे, जिससे कि वो अपने हायर ऑफिसर से कमांड लेता है कि उनका क्या करना है, जो कि उसको उन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है और तभी वो जोल के ऊपर एक गोली चला देता है, लेकिन दूसरी गोली से पहले ही टॉमी वहां पर आकर उसको शूट कर देता है। अब उन दोनों ने यहाँ पर राहत की सांस ली ही थी, लेकिन यहाँ पर जोल की दुनिया पूरी तरह से उजड़ जाती है क्योंकि वो पहली गोली असल में सैरा को लग गई थी और वो खत्म हो जाती है, जिससे यहाँ पर जोल पूरी तरह से टूट जाता है। खैर अब हम देखते हैं 20 साल बाद की कहानी को, जहाँ पर जोल अभी भी बॉस्टन में रह रहा होता है, जहाँ की वॉल्स को बहुत ही ज्यादा बड़ा और मजबूत बना दिया गया था ताकि कोई भी बाहर ना जाए और ना ही अंदर आ पाए। जोल यहाँ पर अब अपनी गर्लफ्रेंड टेस के साथ में रहता है और यहाँ पर अब वो छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा था। साथ ही साथ टॉमी कहीं और रहता है जो कि हमेशा अपनी अपडेट्स उसको भेजता रहता है। खैर यहाँ पर अब फेडरा नाम की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ ऑपरेट करती है और लोगों को काम के हिसाब से टोकन्स मिलते हैं, जिससे कि वो अपनी नीड्स पूरी कर पाएं, खा पी कर जिंदा बने रहें। यहाँ पर अब जोल को कुछ मर चुके इन्फेक्टेड बच्चों को जलाने का काम भी मिलता है, जिसको वो बड़ी आसानी से कर देता है, एज अपनी बेटी को खोकर अब वो फीलिंगलेस हो चुका था। अब आगे जोल को पता चलता है कि टॉमी ने कुछ हफ्तों से अपनी कोई भी अपडेट नहीं भेजी है, जिस वजह से वो उसे ढूंढने जाने का प्लान करता है और यहाँ से जाने के लिए उसे एक व्हीकल चाहिए था, जो कि उसके पास में है तो सही, बस उसके अंदर उसे एक बैटरी की रिक्वायरमेंट है, जिसको वो एक आदमी से लेने वाला था, लेकिन वो बैटरी उससे कोई दूसरा ही रेबल टाइप ग्रुप ले लेता है जिसका नाम फायरफ्लाइज था और इस ग्रुप की पहले से ही फेडरा से लड़ाई होती रहती है, यानी कि गवर्नमेंट से लड़ाई होती रहती है। अब मार्लिन के पास एक लड़की भी है एली, जिसका सीरीज में रोल आगे बड़ा काम का है और वो एक स्पेशल चाइल्ड है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, लेकिन उसके अंदर अभी कोई भी नेगेटिव इफेक्ट शो नहीं हुए हैं। अब अगले सीन में मार्लिन के बेस पर टेस और जोल आते हैं उस बैटरी को लेने के लिए और उनका आमना सामना हो जाता है, लेकिन मार्लिन जोल को जानती थी तो वो उसको एक डील देती है कि वो एली को वेस्ट साइड के उनके कैंप तक छोड़ दे और वहां से उसे ग्रुप आगे जाने के लिए ट्रक और कुछ सामान भी
दे देगा और कुछ देर सोचने के बाद में वो दोनों ये डील के लिए हाँ कर लेते हैं। अब अगले सीन में एली को लेकर टेस और जोल घर आ जाते हैं और घर पर रहते हुए एली काफी कुछ चीजें जानती है, समझती है जोल और उसके कोड वर्ड्स के बारे में। अब वो तीनों वहाँ की बाउंड्री से बाहर निकलने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक सोल्जर उनको रोक लेता है जो कि उनको चेक करता है, लेकिन एली उस पर अटैक करती है जिससे वो उसको शूट करने बढ़ता है। और ये मंजर पहले जोल ने देखा था अपनी बेटी के लिए, तो वो सोल्जर को पीट पीट कर खत्म कर देता है और उसकी फ्रस्ट्रेशन साफ साफ नजर आ रही थी। खैर अब वहाँ पर और सोल्जर्स आए उससे पहले ही वो सोल्जर की गन लेकर एली और टेस के साथ वहाँ से निकल जाता है, जिसके साथ में एपिसोड 1 का यहीं पर अंत हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है इस आउटब्रेक के 2 दिन पहले, यानी कि 2003 जकार्ता इंडोनेशिया में, जहां पर इबू रत्ना नाम की एक माइकोलॉजी की प्रोफेसर होती है, यानी कि जो फंगस इन्फेक्शन वगैरह को स्टडी करते हैं। तो वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो एक आदमी को चेक कराने उनको लेकर आते हैं, जिसके मुंह से रत्ना को कॉर्डिसेप्स यानी कि वही फंगस मिलती है जिसकी वजह से चीजें इतनी बिगड़ चुकी थी। और अब वो एक और बॉडी देखती है जिसके पैर पर पहले वाले पर्सन ने काटा हुआ था, तो उसके मुंह से भी वही फंगस मिलती है। मींस ये इन्फेक्शन ऐसे फैल रहा था और वो ये समझ जाती है कि ये फंगस ह्यूमंस के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती थी। मींस बात कुछ भयानक है और वो वहां से भाग जाती है। अब वो अपने घर आती है जहां पर पुलिस वाले उससे पहले पूछताछ करते हैं कि वो चीज है क्या और कैसे ठीक होगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इस सिचुएशन को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो फ्लावर और ग्रेन्स की एक फैक्ट्री के अंदर एक लेडी सडनली वायलेंट हो जाती है और कुछ लोगों को बाइट कर लेती है और बाद में पुलिस आकर उसको खत्म कर देती है। लेकिन फिर चारों को जिनको टेस्ट के लिए लेकर जाया जा रहा था वो भी वैसे ही हो जाते हैं और उन्हें भी मारना पड़ता है। लेकिन पुलिस को ये नहीं पता चलता कि जिसने उस फर्स्ट लेडी को बाइट किया था वो कहाँ गया, यानी कि पेशेंट 0। साथ ही साथ 14 और लोग फैक्ट्री से मिसिंग थे और इस तरह से ये इन्फेक्शन फैल गया था सब जगह पर। और रत्ना का ये कहना था कि उसके सालों के एक्सपीरियंस से इस चीज की कोई भी वैक्सीनेशन या कोई भी इलाज नहीं है, तो उन लोगों को शहर में बॉम्बिंग कराकर सभी इन्फेक्टेड्स को मारना होगा, भले ही उनके साथ मासूम लोग क्यों ना खत्म हो जाएं। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर एली, जोल और टेस एक बिल्डिंग में स्टे करते हैं, जहां पर एली से वो दोनों उसके बारे में पूछते हैं, जहां पर वो बताती है कि वो फायरफ्लाइज को मिली थी इन्फेक्टेड होने के बाद में, लेकिन मार्लिन ने उसे मारने से रोक दिया और उस पर नजर रखी। और जब वो इन्फेक्टेड होने के बाद भी चेंज नहीं हुई तो उसने फैसला कर लिया कि उसे वो वेस्ट में फायरफ्लाइज के बेस कैंप भेज देंगे, जहां पर उसके डॉक्टर्स एली के ऊपर टेस्ट करके वैक्सीन बना पाएंगे। लेकिन जोल ये कहता है कि वो ये बातें पिछले 20 साल से सुनता आ रहा है, तो उसे यकीन नहीं है कि वैक्सीन बन सकती है। लेकिन टेस उसको संभालती है और उनका काम एली को सही सलामत बेस कैंप छोड़ने का था। खैर अब वो लोग आगे जाते हैं जहां पर उनको एक बिल्डिंग मिलती है जहां पर फायरफ्लाइज के कुछ लोग मरे पड़े थे, जिनको देखकर उनको लगता है कि उन लोगों ने इन्फेक्शन से डरकर एक दूसरे को खत्म कर दिया। खैर अब वो आगे जाते हैं तो उनको एक पूरा का पूरा इन्फेक्टेड लोगों का झुंड दिखता है और वो उनसे दूर रहकर बचने का प्लान करते हैं, क्योंकि ये फंगस जमीन के नीचे तक भी हो सकती है और दूर तक फैली रहती है, जिससे कि ये इन्फेक्टेड लोग जो हैं वो ह्यूमंस को ट्रेस कर सकते थे। खैर अब वो एक बिल्डिंग में आते हैं जहां पर बाहर सूखी फंगस थी, मीन्स अंदर कोई भी नहीं होगा। वो अंदर जाते हैं तो वहां पर एक आदमी उनको मरा हुआ मिलता है जो कि बाहर से आया होगा, लेकिन तभी वहां पर और इन्फेक्टेड आ जाते हैं और ये वाले दूसरे इन्फेक्टेड लोगों से बिल्कुल अलग थे, जिन्हें सिर्फ सुनाई देता था, दिखाई नहीं देता था, और इन्हें क्लिकर कहा जाता है। अब वो तीनों जैसे तैसे उनसे बचते हैं, वहां से भागते हैं, लेकिन वो उन पर अटैक कर ही देते हैं। और वो आगे जाते हैं तो टेस पाती है कि वो इन्फेक्टेड है और यहाँ पर एली को भी एक बाइट किया हुआ था और वो अपने आप ही हील हो चुका था उसकी मिस्टीरियस एबिलिटीज की वजह से। लेकिन टेस का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अब वो जोल से वादा लेती है कि वो एली को सही सलामत बेस कैंप तक पहुंचा देगा और अब वो उनको बाहर भेज देती है। वो तभी वहां पर रखे हुए फ्यूल और ग्रेनेड को गिराती है और सभी इन्फेक्टेड को अपने पास बुलाने लगती है और कुछ लोग उन दोनों की ओर भी भागते हैं। और अब तक टेस अपना लाइटर जलाती है, जिससे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ वो और सभी इन्फेक्टेड खत्म हो जाते हैं, जिसके साथ में एपिसोड 2 का भी अंत हो जाता है। अब एपिसोड 3 की बात करी जाए तो ये काफी छोटा है, क्योंकि यहाँ पर एपिसोड के अंदर टेस को ट्रिब्यूट देकर जोल और एली आगे चले जाते हैं और उनकी रास्ते में थोड़ी बहुत नोकझोंक भी होती रहती है। वो दोनों जोल और टेस के फ्रेंड्स बिल और फ्रैंक के पास आ रहे थे वेपन्स और बाकी सामान लेने, और रास्ते में उन्हें एक बैरियल मिलता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को बैरी किया गया था, जिनको देखकर जोल कहता है कि ये आर्मी लोगों को QZ क्वारंटाइन जोन ले जा रही थी, लेकिन जो वहाँ पर फिट नहीं हुए थे उनको खत्म कर दिया गया और यहाँ पर फेंक दिया गया,
जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था। खैर अब हम 2003 में उसी शहर का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ये सब हुआ था और यहाँ पर बिल नाम का एक आदमी भी रहता था जो कि आर्मी से बच गया और उसने पूरे शहर पर ही कब्जा कर लिया। उसने यहाँ पर इन्फेक्टेड से बचने के सिक्योरिटी सिस्टम बना लिए और वो यहाँ पर अकेला रहने लगा, जिसे 2007 में फ्रैंक मिला। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने, साथ रहे और उन्होंने टेस और जोल के साथ काफी काम किया। उन्होंने काफी सामान दिया और सालों तक साथ रहने के बाद फ्रैंक का लास्ट टाइम आ गया था और बिल उससे प्यार करता था तो उसने फ्रैंक को बहुत सारी पिल्स देकर खुद भी ले ली और वो दोनों एक साथ बेडरूम में चले गए मरने के लिए और उन्होंने पहले शादी भी कर ली थी। अब यहाँ पर उनके घर जोल और एली आते हैं और उन दोनों को बिल का लास्ट लेटर मिलता है जो कि उसने जोल के लिए ही रखा था। वो जानता था कि जोल वहाँ पर जरूर आएगा और उसने टेस के नाम पर उसे सारे वेपन सौंप दिए थे, जिससे जोल थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। और अब वो और एली यहाँ से वेपन्स लेते हैं, पिल्स लेते हैं और बिल की कार लेकर वहाँ से आगे के लिए निकल जाते हैं, जिसके साथ में एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम जोल और एली को देखते हैं जो कि अपने सफर पर निकले थे और उनके बीच एक बॉन्डिंग बननी शुरू हो गई थी। अब जोल का यहाँ पर पहला काम अपने भाई टॉमी को ढूंढना था, उसके बाद में एली को फायरफ्लाइज बेस कैंप तक छोड़ना। यहाँ पर एली उससे टॉमी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि टॉमी उसका भाई है जिसने अपने शुरुआती दिनों में आर्मी ज्वाइन की थी लेकिन फिर उसने छोड़ दिया। अब आउटब्रेक के 12 साल बाद उन दोनों ने एक ग्रुप में काम किया था जहाँ पर वो टेस से मिले और फिर टॉमी की मुलाकात मार्लिन से हुई जिसने उसे फायरफ्लाइज ज्वाइन करने को कहा था और उसने कर भी लिया था, लेकिन अभी उसने वो छोड़ दिया और जोल उसको ढूंढ रहा है कि वो कहाँ पर है और कैसा है। खैर अब बात करते हुए वो लोग कैंसस सिटी पहुंचते हैं जहां पर उन पर एक और रेबल लेकिन डेंजरस ग्रुप रेडर्स के लोग अटैक करते हैं जिनको मारकर वो वहां से भागने लगते हैं। सिटी के बाहर जाने का रास्ता उन्हें नहीं मिलता तो वो दोनों एक बिल्डिंग में स्टे करने लगते हैं। अब हम देखते हैं एक और कैरेक्टर कैथलीन को जो कि एक आदमी से किसी हेनरी नाम के आदमी के बारे में पूछ रही थी जिसने उसकी और उसके भाई की जानकारी फेडरा को दी थी, जहां पर उन दोनों को अरेस्ट करके पीटा गया। उसके भाई की जान तक चली गई जिसका बदला वो हेनरी से लेना चाहती है। तभी उसे उसके लोग बताते हैं कि उनके लोगों को किसी ने मारा है। हालांकि हम जानते हैं कि जोल और एली ने मारा है, लेकिन वो ये समझती है कि ये काम हेनरी का है और उस होस्टेज आदमी को मारकर उसको ढूंढने वो निकल जाती है। अब वो एक बिल्डिंग चेक करती है जहाँ पर उसे हेनरी का यूज किया हुआ सामान मिलता है और वो यहीं पर रहता था, लेकिन खाना खत्म होने से अपने भाई सैम के साथ वहाँ से वो चला गया और कैथलीन उसे किसी भी हाल में ढूंढना चाहती है। उसे इसी बीच इन्फेक्टेड का एक नेस्ट भी मिल जाता है, लेकिन वो अपने साथी पैरी से ये बात सबसे छुपाने को कहती है और बिल्डिंग को सील कर देती है। इधर एली और जोल एक बिल्डिंग में स्टे करते हैं और थोड़ी बहुत बात करते हैं, जहाँ पर जोल बताता है कि उसने रेडर्स को पहचान लिया था क्योंकि पहले कभी उसने टेस और टॉमी के साथ रेडर्स के ग्रुप में काम किया था। तभी एली भी उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है, लेकिन तभी कोई दो लोग आकर उन पर गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं, जिसके साथ में एपिसोड 4 का भी अंत हो जाता है। अब हम आ जाते हैं इस एक्सप्लेनेशन के आखिरी एपिसोड पर, यानी कि एपिसोड नंबर 5 पर। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कैंसस सिटी की कहानी, जहां पर हेनरी अपने भाई सैम के साथ रहता था और सैम यहां पर सुन और बोल नहीं सकता। कैंसस में इन्फेक्शन आने के बाद में वहां पर फेडरा आई, लेकिन कैथलीन के भाई ने अपने रेबल ग्रुप से फेडरा को खत्म करने का काम शुरू कर दिया और हेनरी की एक ट्रिप पर कैथलीन के भाई को मार दिया गया। कैथलीन ने अपने ग्रुप के साथ पूरी फेडरा को ही सिटी से खत्म कर दिया और बचे हुए कुछ लोगों से हेनरी के बारे में पूछा और ना बताने पर सबको मरवा दिया। जिसके बाद में हेनरी सैम के साथ भागता रहा और वो उस आदमी जिसे कैथलीन ने आखिरी एपिसोड में मारा था उसकी हेल्प से एटिक में कुछ दिन छुपा रहा, लेकिन उसका खाना खत्म हो गया और सेम टाइम पर ही वहां पर जोल और एली आए थे जो कि कैथलीन के कुछ लोगों को मार रहे थे और तब हेनरी को आइडिया आता है और कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। खैर अब वो दो लोग जिन्होंने गन पॉइंट पर जोल और एली को रखा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि हेनरी और सैमी थे, जो कि असल में उनसे मदद मांगने आए थे और ये अपनी वो पूरी कहानी बता रहे थे। अब जोल उनकी हेल्प करके उन्हें भी यहाँ से बाहर निकालने का बोलता है और वो उसको बताता है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल से वो वहाँ से भाग सकते हैं। जोल अब हेनरी से उसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि असल में उसके भाई की बीमारी के बारे में उसको पता चला था जो कि फेडरा के ड्रग से ठीक हो रही थी, लेकिन उसको और ड्रग्स चाहिए थी तो अपने भाई को बचाने के लिए उसको कैथलीन के भाई के बारे में जानकारी देनी पड़ी थी फेडरा को और तब से ही वो उसके पीछे पड़ी हुई है। अब यहाँ पर एली ये भी पूछती है कि यहाँ पर कोई इन्फेक्टेड क्यों नहीं है, जिस पर वो कहता है कि सभी इन्फेक्टेड को फेडरा ने सालों
सालों पहले ही एक टनल में बंद कर दिया था, लेकिन जोल कहता है कि उनको टनल से ही तो जाना है, जिस पर वो कहता है कि उसे पता चला था कि वो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे और अगर कोई एक दो होंगे भी तो वो उनको मार देंगे। अब वो लोग टनल से होते हुए निकलते हैं और अब तक एली और सैम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो लोग अब इजीली टनल से बॉर्डर पर आ जाते हैं जहां से सिटी से वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी एक बिल्डिंग से एक आदमी उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिसको जाकर जोल मार देता है। लेकिन अब तक वो आदमी कैथलीन को बुला चुका था। अब वो अपनी आर्मी के साथ वहां पर आ गई थी और उनसे बचकर एली, सैम और हेनरी भागने लगते हैं, लेकिन एक ट्रक एली को कुचलने वाला होता है, जिसको शूट करके जोल उसके ड्राइवर को मार देता है और वो ट्रक एक बिल्डिंग में लगकर ब्लास्ट हो जाता है। अब कैथलीन यहाँ पर हेनरी और सैम को मरवाने की तैयारी में थी, लेकिन वो ट्रक जो ब्लास्ट हुआ था उसने जमीन को भी डैमेज कर दिया था और अब इन्फेक्टेड की वहां पर बाढ़ आ जाती है, जो कि वहां पर केओस क्रिएट करके कैथलीन की आर्मी पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सा इन्फेक्टेड, गेम की भाषा में बोलें तो लेवल बॉस भी बाहर आता है, जिससे कैथलीन को बचाने पैरी उससे लड़ता है, लेकिन मारा जाता है। अब तक जोल हेनरी, सैम और एली को वहां से ले जाने लगता है, जिसको कैथलीन रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एक इन्फेक्टेड उस पर अटैक करके उसको खत्म कर देता है और ये चारों एक घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। अब एली और सैम अकेले थे, जहाँ पर एली को पता चलता है कि सैम बाइट हो चुका है, यानी कि उसको काट लिया था इन्फेक्टेड ने, लेकिन वो उसे मरने नहीं दे सकती थी, तो वो अपने हाथ पर कट लगाकर उसके घाव पर ब्लड लगा देती है, ये कहते हुए कि ये उसको ठीक कर देगा। लेकिन अगले दिन जब वो जागती है तो देखती है कि सैम इन्फेक्टेड हो चुका है, यानी कि उसका खून काम नहीं आया था और वो उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन जोल उसको बचाने आता है। अब जोल उसको ना मार दे तो हेनरी उस पर गन पॉइंट करता है, लेकिन गलती से एक गोली सैम को लग जाती है और वो खत्म हो जाता है। और हम जानते हैं कि हेनरी यहाँ पर उसके लिए ही जी रहा था, तो वो खुद को भी शूट करके खत्म कर लेता है। अब अगले सीन में जोल और एली उन दोनों को रिस्पेक्टफुली बैरी करते हैं और एली सैम को सॉरी नोट छोड़ती है कि वो उसको बचा नहीं पाई और वो लोग अब वहां से आगे चले जाते हैं, जिसके साथ में एपिसोड 5 का भी यहीं अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी द लास्ट ऑफ अस सीरीज के पहले 5 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगला जो पार्ट होगा वहां पर काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट करके बताना कि किस किस ने ये गेम खेला है, देखा है, इसकी स्टोरी लाइन को समझा है। और अगर डॉक्टर न्यूमैन की बात को यहाँ पर सीरियसली लिया गया होता तो शायद से ऐसा कुछ होता ही नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आपके सर के ऊपर ना बन जाए आप किसी भी चीज को मान नहीं लेते, यानी कि जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखोगे, उसको फील नहीं करोगे, आप किसी की बात नहीं मानते। और वो जो टीचिंग होती है वो बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि उस वक्त अफसोस करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। खैर, बाकी सारी बातें अगले पार्ट में होगी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।